विद्वानों का अभिमत एक नहीं है, क्योंकि जयानक कवि लिखित पृथ्वीराज विजय में अब आप देखेंगे कि पुरातन प्रबंध संग्रह में उसमें ये कहा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुद कहा है कि इसमें मात्र 3 ही छंद मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के, यानी निश्चित रूप से पुरातन प्रबंध संग्रह के बाद की रचना है। मैंने आपको फिर याद दिला दूं कि संमत 1115 से लेकर के 17वीं शताब्दी बल्कि 18वीं शताब्दी तक इसकी प्रतिलिपियां तैयार की जाती रही हैं। इसलिए जो पाठ परंपरा है, उस पाठ परंपरा में पृथ्वीराज रासो कितना परिशुद्ध है, कितना अप्रामाणिक है, यह कह पाना बड़ा मुश्किल है। और किसी भी काव्य का, किसी भी प्रबंध काव्य का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसे साहित्य की दृष्टिकोण से उसका मूल्यांकन होता है। अगर वाल्मीकि रामायण की अप्रामाणिकता प्रामाणिकता पर विचार किया जाए, सर्गों पर विचार किया जाए, महाभारत की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता और सर्गों पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से हमें निराशा ही हाथ आती है। लेकिन उसका जो नैतिक मूल्य है, उसका जो उद्देश्य है, पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी राष्ट्रीयता है। क्यों राष्ट्रीयता? इसलिए है, भले ही सोमेश्वर उसका पिता है या इतिहास वाले नहीं भी मानते हैं, लेकिन अगर बिजोलिया के शिलालेख के आधार पर देखा जाए तो सोमेश्वर की शादी कमला से हुई और कमला की दूसरी बहन सुंदरी की शादी कन्नौज के राजा से हुई, जिससे जयचंद पैदा होता। लेकिन जयचंद की ही बेटी संयोगिता है जो पृथ्वीराज की अनुपस्थिति में स्वर्ण की मूर्ति में जाकर स्वयंवर में हार पहनाती है। ये बात जयचंद को पसंद नहीं है। युद्ध होता है, पराक्रम पूर्वक वह जाता है और गांधर्व विवाह करके उसे ले जाता है, जयचंद को पराजित करता है। यानी कहीं न कहीं राजा महाराजाओं की प्रादेशिक स्तर पर जो प्रशासन करने की भूमिका है उसमें राष्ट्रीयता का अभाव मिलता है। लेकिन पृथ्वीराज में यह बात थी कि वह शहाबुद्दीन गोरी को पराजित भी करता है, भारतीयता की रक्षा भी करता है, और साथ में जब बंदी होकर गजनी जाता है तो वहाँ भी वह शब्द वेधी बाण चलाकर उसे मारता है। अगर इस बात को आप चंद्रशेखर आज़ाद या तात्या टोपे से जोड़ें तब आपको पता चलेगा कि नवजागरण की पृष्ठभूमि कहाँ तक पृथ्वीराज रासो में हमें मिल रही है। इसीलिए आप देखेंगे कि नवजागरण का जो प्रारंभ है हमारे यहाँ, और ख़ास तौर से सुमन राजे ने अपने आधा इतिहास में वो थेरी गाथा से शुरू करती हैं। संस्कृत की और प्राकृत की कवित्रियों से दूसरा नवजागरण मानती हैं, और तीसरा नवजागरण वो भक्ति काल से मानती हैं, और चौथा नवजागरण वो आधुनिक काल से मानती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने आदिकाल, जब हिंदी का प्रारंभिक काल है, जिसे चारण काल कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग वीरगाथा काल कहते हैं, कुछ लोग बीजवपन काल कहते हैं, उन विवादों में हमें नहीं पड़ना है, लेकिन उस ऐतिहासिकता को ध्यान में रखना है। भाषा की ऐतिहासिकता, छंदों 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग, अलंकारों का प्रयोग, 12 मासे का प्रयोग, खड़ ऋतुओं का प्रयोग, और उसके विवाहों के प्रसंग, होली के उत्सव, ये बसंत के उत्सव, ये सारे के सारे उत्सव ऐसे हैं जो रस की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टिकोण से, भाषा की दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं हिंदी के प्रारंभिक स्वरूप को ही हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टिकोण से पृथ्वीराज रासो को हमें एक प्रबंध काव्य ही मानना चाहिए। अगर इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से हमें तमाम आशा की कड़ियाँ मिलेंगी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को यह बता सकते हैं कि यह जो नवजागरण है वह नवजागरण इन परिस्थितियों से गुजरकर आज हमारे सामने आया है। पृथ्वीराज कहीं न कहीं अपने शौर्य और पराक्रम के आधार पर नई पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगा। इस आधार पर हम इसका मूल्यांकन कर रहे हैं, और हम इतिहास के पन्नों को ज़्यादा पलट नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ विद्वानों ने ये कहा कि पृथ्वीराज रासो जो है गेय काव्य है, क्योंकि संस्कृत की परंपरा के आधार पर
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रासो जो है वीर काव्य है, शौर्य प्रधान काव्य है। अब अगर आप देखना चाहें तो हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशासन में तथा वाग्भट्ट ने भी अपने काव्यानुशासन में ग्रंथ के पहले ही अध्याय में उन्होंने डोम्बिका, भाण, प्रस्थान, सिंगक, भाणिका, प्रेरण, रामाक्रीड, हल्लीशक, श्रीगदित गोष्ठी, राग काव्य आदि के साथ रासक नामक गेय नाट्य का उल्लेख किया है। लेकिन मैं फिर आपको याद दिला दूं कि रास, रासो या रासव के विवादों में भी हमें नहीं पड़ना है। हमें निश्चित रूप से चाहे वह श्रृंगार हो चाहे वह वीर हो, दोनों स्थितियों में पृथ्वीराज का शौर्य प्रदर्शन ही होता है। 2 से लेकर 14 विवाहों में कहीं न कहीं उसके शौर्य पराक्रम से ही नायिकाएं आकर्षित होती रही हैं। पृथ्वीराज की मां को लेकर के विवाद हैं, पृथ्वीराज के समय को लेकर के विवाद हैं। लेकिन मैंने आपको से कहा 90-91 वर्षों का अगर वो ध्यान रखा जाए, जैसा मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने हमें सुझाया है, तो निश्चित रूप से सारी चीज़ें हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की आभास कराती हुई भी कहीं न कहीं प्रारंभिक हिंदी और प्रारंभिक प्रबंध काव्य की रूपरेखा, प्रारंभिक काव्यशास्त्र, क्योंकि पाश्चात्य विद्वानों का भी ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है, इसलिए इन विवादों में न पढ़ करके हमें पृथ्वीराज रासो को एक प्रबंध काव्य के रूप में मूल्यांकन करना चाहिए। अब मैं अपने मित्र डॉक्टर जगन्नाथ पंडित से अनुरोध करूंगा कि इस पर काव्य सौष्ठव पर बात करें। ये करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्कार। अभी डॉक्टर शुक्ल जी ने अपने व्याख्यान में पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर बात की और उसके बाद हमारे सामने एक रचना उभर कर आई है जिसे हम पृथ्वीराज रासो के नाम से जानते हैं और जिसका कवि भारत में तो प्रसिद्ध है ही, विश्व प्रसिद्ध कवि चंद बरदाई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके एक हाथ में कलम दूसरे हाथ में तलवार दोनों होती थी और जब जिसका उपयोग करना हो तब उसका उपयोग करते थे। मुझे पृथ्वीराज रासो के शिल्प सौष्ठव पर बात करनी है। तो शिल्प सौष्ठव की जब बात आती है तो सबसे पहले भाषा का सवाल हमारे सामने आता है। मित्रों, भाषा हमारी अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंतर जगत को बहिर्जगत से जोड़ती है। और जहाँ तक रचना का सवाल है, रचना में भाषा का महत्व इतना अधिक है कि वह उसका बुनियादी तत्व है, उसका प्राथमिक तत्व है, क्योंकि जो भाव और विचार संवेदना रचना में व्यक्त होती है उसको आकार देने वाली चीज़ भाषा ही है। तो भाषा एक प्राथमिक चीज़ है। हम पृथ्वीराज रासो की भाषा पर चर्चा करने से पहले हम कुछ विद्वानों की बातों को सामने रखना चाहेंगे, कारण कि उन विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो की भाषा पर संशोधन किया है, उस पर विचार किया है। तो पहले हम उनकी बातों को सामने रखते हुए आगे हम बात करेंगे पृथ्वीराज रासो की भाषा पर। सबसे पहले राजस्थानी परंपरा के अनुसार पृथ्वीराज रासो की रचना पिंगल यानी ब्रज भाषा में हुई है। दूसरे विद्वान उदय नारायण तिवारी ने लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहाँ पर पृथ्वीराज रासो की एक प्रति मिली है और रखी हुई है सुरक्षित, और उसके जिल्द पर लिखा हुआ है चंद बरदाई कृत पिंगल भाषा में लिखित पृथ्वीराज रासो का इतिहास। यहाँ भी हमें पिंगल या ब्रज भाषा का समर्थन मिलता है। तीसरे विद्वान है फ्रेंच लेखक गार्सी द तासी, जिन्होंने इस्त्वार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी जो उनकी इतिहास पुस्तक है, इसमें उन्होंने लिखा है कि पृथ्वीराज रासो की भाषा कन्नौजी बोली ब्रज में हुई है। अगले विद्वान है बीम्स, जिन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना
16वीं शताब्दी में हिंदी क्षेत्र में या साहित्य क्षेत्र में प्रचलित भाषा पिंगल में हुई है। अगले विद्वान हैं ग्रियर्सन, जिन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज रासो की रचना ब्रज भाषा में हुई है। डॉक्टर दशरथ शर्मा रासो काव्य की रचना प्राचीन राजस्थानी में मानते हैं। इन सारे विद्वानों के विचारों का, संशोधकों के विचारों का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम पाएंगे कि सभी लोगों ने ये कहा है कि पिंगल भाषा राजस्थानी भाषा में पृथ्वीराज रासो की रचना हुई है। इसके बाद सबसे अंत में मैं नामवर सिंह को उद्धृत करना चाहूँगा, जिन्होंने ये कहा है कि पृथ्वीराज रासो का जो वर्तमान रूप है वह एक व्यक्ति की कृति न होकर पीढ़ियों का संकलन है और इसमें भाषा के विभिन्न स्तर हैं और एक भाषा इसमें दिखाई नहीं देती। मैं ये कहना चाहूँगा कि वह जो आदिकाल का समय था वह भाषा का एक संक्रमण काल था। मित्रों, संक्रमण काल वह होता है जिसमें एक पुरानी परंपरा समाप्त होती रहती है और एक नई परंपरा जन्म लेती रहती है। तो इसमें वह एक ऐसा समय है जिसमें प्राकृत अस्तप्राय हो रही थी और हिंदी जन्म ले रही थी। इसलिए प्राकृत का अंतिम रूप और हिंदी का आरंभिक रूप पृथ्वीराज रासो की भाषा में दिखाई देता है। वह एक रूपांतरण काल था। भाषा का कोई एक निश्चित रूप वहाँ पर हमारे सामने नहीं आता, इसलिए उसमें संस्कृत के भी शब्द हैं, प्राकृत के भी शब्द हैं, अपभ्रंश के भी शब्द हैं, हिंदी के भी शब्द हैं और पैशाची के भी शब्द हैं। इस तरह से भाषा के स्तर पर हम देखेंगे कि वह एक शोध का विषय है भाषा वैज्ञानिकों के लिए और तमाम संशोधकों के लिए। पृथ्वीराज रासो की भाषा की कई विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि उसमें द्वित्व शब्दों का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। द्वित्व शब्द, द्वित्व शब्दों का प्रयोग वहाँ पर होता है जहाँ कवि को शौर्य प्रदर्शन करना होता है, जहाँ कवि को वीरता का वर्णन करना होता है। और इस दृष्टि से हम देखेंगे कि इस द्वित्व शब्द के प्रयोग से भाषा की घोषीकरण की प्रवृत्ति हमारे सामने आती है। जैसे हथ, बथ, सथ, झनक्कै, गज, गरज, धम्म ऐसे शब्द हैं जिनमें द्वित्व का प्रयोग है और इसमें घोषीकरण की प्रवृत्ति हमारे सामने आती है। इसके बाद उसकी भाषा की दूसरी विशेषता है अनुनासिक शब्दों का प्रयोग। हम देखेंगे कि मैं समझता हूँ 75% शब्दों में अनुनासिकता का प्रयोग हुआ है। जो अनुनासिकता संस्कृत भाषा की एक प्रवृत्ति है और प्राकृत में भी यह प्रवृत्ति बहुत दूर तक चलती है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में किया गया है, जैसे रुवम, तूलम, थूलम, वीरम, विराजम, भैरवम, स्वरम। इस तरह के शब्द पृथ्वीराज रासो की भाषा में हमें दिखाई देते हैं, अनुनासिकता की प्रवृत्ति। इसके बाद अनुप्रास युक्त सांगीतिक भाषा का प्रयोग पृथ्वीराज रासो में हमें दिखाई देता है, क्योंकि वह एक गेय काव्य है और गेयता की पूरी तरह से रक्षा करने का प्रयास चंद्रवरदाई ने किया है और इसके लिए उन्होंने अनुप्रास युक्त सांगीतिक भाषा का प्रयोग किया है। जैसे एक उदाहरण मैं दूँ, घूमे घाय घायम अघायम अघायम, झुमै झार झारम, झनक्कै झकायम। आप देखें कि प्रथम चरण में घ की आवृत्ति है और दूसरे चरण में झ की आवृत्ति है और इस तरह से अनुनासिकता के साथ साथ अनुप्रास युक्त और सांगीतिक भाषा का प्रयोग उसमें बड़ी सफलता से दिखाई देता है। अनेक जगह पर तो हिंदी का बिल्कुल स्वच्छ रूप दिखाई देता है। जैसे
करे जोगनी जोग काली कराली, फिर पैर धाये महाविकराली। अब देखें कि यहाँ पर हिंदी का एक स्पष्ट रूप हमें दिखाई देता है। इसके बाद और भी एक उदाहरण है, सुनिए बयन सुरतान मुख, कवि उत्तर नन आई, मानो उरग छछोंदरी, डारे बने न खाए। यहाँ पर हम देखिए एक ही एक विकराली शब्द है जहाँ पर द्वित्व का प्रयोग है, बाकी पूरे में हमें हिंदी का आभास दिखाई देता है। तो मैंने जो जैसा कि ऊपर कहा कि इसमें प्राकृत का अंतिम रूप और हिंदी का आरंभिक रूप दिखाई देता है इस भाषा में। दूसरी बात कि छंदों के आग्रह के कारण हम पूरे पृथ्वीराज रासों की भाषा में देखेंगे कि जहाँ पर छंदों का आग्रह है, छंदों को बरकरार रखने का प्रयास है, वहाँ पर लघु को गुरु और गुरु को लघु शब्द बनाने की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। जैसे लघु को गुरु बनाने की प्रक्रिया हम देख सकते हैं कि जैसे कमलनु कमलानु, महिलनु महिलानु, ये लघु को गुरु बनाने की प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ अपूर्व को अपूर्व और उसी तरह से काया को काय, ये छंदों के आग्रह के कारण ऐसा हमें दिखाई देता है। इसके बाद शिल्प का एक दूसरा तत्व है अलंकार। और मित्रों, हर युग में अलंकारों का प्रयोग अलग अलग उद्देश्यों को लेकर हुआ है, हम सभी जानते हैं पाठक। रीतिकाल में जहाँ तक बात है, अलंकारों का प्रयोग पांडित्य प्रदर्शन के लिए, चमत्कार प्रदर्शन के लिए और आचार्यत्व के निरूपण के लिए किया गया है। भक्ति काल में ऐसा नहीं है और आदिकाल में चंद कवि जब अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर सायास प्रयोग नहीं करते, बल्कि वहाँ पर अलंकार सहज रूप से आए हैं। वहाँ पर कोई अलंकार को लादने जैसी बात नहीं है और इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज रासों में अलंकारों का जो प्रयोग है वह भाषा के और काव्य के उत्कर्ष के लिए किया गया है और यही अलंकार का सही प्रयोग है। चंद ने तो लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो उन्होंने उपमा